हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा आज हमारे पास से 11th क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 2, दैट इज कॉल्ड द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यू नो व्हाट यू मीन बाय द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले डेफिनेशन हमारे पास क्या है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। इसका मतलब क्या होता है? इट इज द सिस्टम, इट इज द साइंटिफिक ऑर्डरिंग ऑफ। अब अगर आप बात करते हैं, अभी कह सकते हैं इट इज द scientific ordering of the organism in the hierarchical series of the hierarchical series of the classification, जो series of the group, ठीक है ना, ग्रुप ऑन द ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेशनशिप। अब वो जो रिलेशनशिप है बेटा वो कैसी हो सकती है? वो रिलेशनशिप हो सकती है हमारे पास इवोल्यूशन के बेस के ऊपर, मॉर्फोलॉजी के बेस के ऊपर। अब हम उसको ये कह सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल एंड इवोल्यूशनरी, ठीक है, एंड अदर। किसके बेस पे बेटा? रिलेशनशिप इन मॉर्फोलॉजिकल एंड बाय इवोल्यूशनरी एंड अदर वे, ठीक है। कोई भी और नया सिस्टम जो बना है उसके बेस के ऊपर। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है बेटा, उस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? उस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब ये डेफिनेशन जो बताती है, क्या कहती है? इट इज द साइंटिफिक ऑर्डरिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है डिफरेंट टाइप्स के, अलगी है, फंगस है, वायरस है, बैक्टीरिया है, भाई प्लांट्स है, एनिमल्स है, कुछ भी है, इन द हायरार्किकल सीरीज ऑफ ग्रुप, उनको एक स्पेसिफिक हायरार्किकल कैटेगरी में हमने पुट कर दिया। ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेशनशिप, उनकी जो रिलेशनशिप है उसको देखकर, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकल है बेटा, चाहे वो इवोल्यूशन के बेस के ऊपर है, या कोई और जो बेस बनाया हमने उस बेस के ऊपर है। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन ये राइज होता है बेटा, व्हाई वी नीड द क्लासिफिकेशन। हमारे पास क्वेश्चन ये राइज होता है, व्हाई वी नीड क्लासिफिकेशन, व्हाई वी नीड क्लासिफिकेशन। सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें देखिए, व्हाई वी नीड क्लासिफिकेशन। यू नो देयर आर द लॉट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑन अर्थ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, सो वी नीड टू रिक्वायर टू अरेंज दैट पर्टिकुलर स्पीसीज इन ए सिस्टमेटिक पैटर्न्स। हमारी अर्थ के ऊपर बेटा आप सब लोगों को पता है कि लगभग 1.7 मिलियंस ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट है, और उसमें से 1.2 मिलियंस जो है बेटा वो एनिमल्स की है, एनिमल्स की स्पीसीज है बेटा, एंड बेटा 0.5 मिलियन जो स्पीसीज है, मिलियन स्पीसीज है बेटा, वो किसकी है? प्लांट्स की। तो ये सब स्पीसीज जो प्रेजेंट है बेटा हमारे पास, इन स्पीसीज को एक पार्टिकुलर सिस्टम के बेस के ऊपर अरेंज करना, ये तो वो स्पीसीज है जिसको हम अनुमान कर सकते हैं, अकॉर्डिंग कर सकते हैं, या मतलब एक तरीके गैस कर सकते हो, अप्रोक्सीमेशन में डाल सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी स्पीसीज हैं जिनके बारे में हमें बिल्कुल भी टोटली ज्ञान नहीं है, नॉलेज ही नहीं है बेटा। तो इन सभी स्पीसीज को हम सिस्टमेटिक पैटर्न में रखें ताकि हमें उससे मैक्सिमम बेनिफिट हो। हमारे यूटिलाइजेशन में वो किस तरीके से आ सकती है? एनवायरनमेंट को कंजर्व करने में, एनवायरनमेंट को सेव करने में, सस्टेनेबिलिटी जो वर्ड यूज होता है बेटा उसको कंजर्व करने में किस तरीके से ये रोल प्ले करती है। तो इस सभी, इसलिए हमें व्हाई वी नीड क्लासिफिकेशन, इसलिए हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत है बेटा। अब ये जितना भी सिस्टम है, इस सिस्टम के बेस के ऊपर हमारे पास बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की कुछ एडवांटेजेस होती हैं बेटा, ठीक है। एडवांटेजेस हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करने की। तो वो एडवांटेजेस हमारे पास क्या हो सकती है? अगर हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो हम यहां लिखें एडवांटेजेस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन।
बेटा मैं उन पॉइंट्स को लिखता नहीं हूँ, इन एडवांटेज को मैं लिखूंगा नहीं, मैं आपको वैसे बोल के बताता हूँ। देखिए पॉइंट वाइज हम इन बातों को बोले कि क्या है क्लासिफिकेशन की एडवांटेज। बेटा अगर हम क्लासिफिकेशन की एडवांटेज की बात करते हैं तो क्या क्या है, देखिए क्या करते हैं कि जो भी हम ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं तो इसके बेस के ऊपर हम क्या कर सकते हैं। अब देखिए ये क्या करती है, डेफिनेट वेरी यूजफुल है क्लासिफिकेशन हमारे लिए। कैसे, इट मेक देयर स्टडी कन्वीनियंट, इसका मतलब वो उसकी जो स्टडी है क्लासिफिकेशन का जो पैटर्न है बेटा, जो हायरार्किकल पैटर्न हमने इशू कर रखा है, एक सिस्टम बनाया आपको पहले, इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर हमने आपको बताया था कि एक सिस्टमेटिक कंडीशन है जिसमें आपको पता था कि जिसमें हमने किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, इस तरीके से बनाया था बेटा। तो उसके अकॉर्डिंग हम रखें तो इट मेक्स देयर स्टडी कन्वीनियंट, आसान बना देती है उसकी स्टडी को। सेकंड क्या है, क्लासिफिकेशन एक फैसिलिटीज है किसको, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब एक टूल है, एक टेक्निक है बेटा क्लासिफिकेशन, जिसके बेस के ऊपर हम ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मैन टू नो अबाउट ऑल द ऑर्गेनिजम्स, ये जरूरी नहीं है कि ह्यूमन बींग्स इतने सारे 1.7 मिलियन जो स्पीसीज हमारे पास है, इन स्पीसीज को वो आसानी से याद कर सके बेटा। तो ऐसे में हम एक स्पेशल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम बनाएंगे, उस रिप्रेजेंटेशन के सिस्टम को हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का नाम देते हैं। तो हर किसी ऑर्गेनिजम्स का एक स्पेसिफिक वर्क है, रोल है एनवायरनमेंट में, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। इट रिव्यूज द रिलेशनशिप अमंग द वेरियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल क्लासिफिकेशन से हमें वो सब पॉइंट्स मिलते हैं जिसके बेस के ऊपर हमें ये पता चलता है कि व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है बेटा, इसके बारे में हमें पता चलता है। इट आल्सो एनेबल्स द बायोलॉजिस्ट टू बी इंटरप्रेट द पुअरली विजिबल स्ट्रक्चर ऑफ द फॉसिल्स ऑर्गेनिजम्स, यानी जो फॉसिल्स हैं हमारे पास, उन फॉसिल्स की एट प्रेजेंट जो ऑर्गेनिज्म है उनके साथ एक रिलेशनशिप है बेटा। अगर मान लीजिए जब हम ऑर्गेनिजम्स को स्टडी नहीं करेंगे तो फॉसिल्स को हम किसके साथ रिलेट करेंगे, और जब फॉसिल्स रिलेट नहीं होंगे तो बेटा वो यूजलेस है, ठीक है, हमें पता ही नहीं लगेगा वो किसके फॉसिल्स है। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन की सहायता से हम उन सब चीजों को स्टडी कर सकते हैं। It gives the information about the animals and plants which do not occur in one's own locality, जो हमारी लोकेलिटी में कोई प्लांट्स की, एनिमल्स की स्पीसीज नहीं मिलती है बेटा, और वो किसी दूसरी लोकेलिटी में मिलती है, तो ऐसी स्पीसीज को हमें फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसी स्पीसीज के बारे में हम नॉलेज जो है उसको गैदर कर सकते हैं बेटा। इट रिव्यूज द इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स बाय शोइंग द ग्रेजुअल इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी इन द ऑर्गेनिजम्स, वेरियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। आप ये कह सकते हो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की सहायता, आप देखिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमने बताया कि किसके बेस के ऊपर है बेटा, इट इज बेस्ड ऑन टू द मॉर्फोलॉजी एंड इवोल्यूशनरी, किस पे बेस्ड है बेटा, आप ये कह सकते हो कि ये मॉर्फोलॉजी पे और इवोल्यूशन पे बेस्ड है। इसका मतलब क्या है, इसी क्लासिफिकेशन की सहायता से हम ये कह सकते हैं कि कौन से ऑर्गेनिजम्स के बीच में किस तरीके की रिलेशनशिप है। क्या पहले सिंपल टाइप के, मतलब बैक्टीरिया वगैरह जो सिंपल टाइप के ऑर्गेनिजम्स है, वो सिंपल टाइप के ऑर्गेनिज्म किस तरीके से स्टेप वाइज एक तरीके से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हो गए। तो ये हमारे पास एक स्पेशल सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, उस क्लासिफिकेशन के सिस्टम के बेस के ऊपर हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर दिया। अब यहां पर हम ये भी बोल सकते हैं कि व्हाट आर द एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब सिंपल सी भाषा में अगर हम ये कहें कि व्हाट आर द एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, अब एम ऑफ क्लासिफिकेशन में भी वही वर्ड हमारे पास आता है बेटा कि इतने सारे ऑर्गेनिजम्स थे, उन ऑर्गेनिजम्स को स्पेसिफिक पैटर्न में रखने के लिए हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लासिफिकेशन, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स की जो हमारे लिए बेनिफिशियल कंडीशन है, मतलब किस तरीके से हम ऑर्गेनिजम्स का यूटिलाइज कर सकते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम कैसे रख सकते हैं, वो सब हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। मतलब व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लासिफिकेशन, हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को क्यों बनाया, क्या ऑब्जेक्टिव है। तो मैंने आपको बताया ना कि देयर आर द 1.7 मिलियन ऑफ द स्पीसीज बेटा, अर्थ के ऊपर लगभग 1.7 मिलियन स्पीसीज जो प्रेजेंट हैं, उन स्पीसीज को एक पार्टिकुलर पैटर्न में पुट अप करने के लिए हमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी बेटा। अब जो ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, इसी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की सहायता से हम ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, जो फाइलोजेनेटिक कंडीशंस है, उसके बारे में पता लगा सकते हैं। ये भी तो हमारा ऑब्जेक्टिव है बेटा।
उसके थर्ड पॉइंट क्या बोल सकते हैं हमें कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनिजम्स फॉर ह्यूमन बींग्स, ठीक है ना। ह्यूमन कंजम्पशन के लिए क्या एप्लीकेशंस हैं ऑर्गेनिजम्स की। भाई कोई प्लांट हमारे लिए एप्लीकेबल है, जैसे नीम का प्लांट है बेटा, उसको मेडिसिनल प्लांट में काउंट करते हैं। अब वो मेडिसिनल प्लांट काउंट करते हैं तो उसकी वैल्यू जब हमने उसको स्टडी किया तभी तो पता चली। तो इस तरीके से हर कोई ऑर्गेनिज्म, जैसे नॉर्मल सी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एनिमल्स का एग्जांपल देता हूं बेटा। गाय को हम घर पे डोमेस्टिकेशन कर रखे हमने, क्यों? क्योंकि उसकी सहायता से मिल्क लेते हैं। अब हमने इसकी जगह पर लायनस को क्यों नहीं कर रखा? क्योंकि बेटा काऊ में और लॉयन में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? काऊ जो है वो हर्बीवोर्स है, जो हम ह्यूमन बींग्स को कोई स्पेसिफिक इसकी सहायता से कोई डेंजर फील नहीं होता। लेकिन अगर लॉयन को हम रखेंगे तो कार्निवोर्स है, वो हमें भी फीड कर सकता है, ठीक है, एग्रेसिव है। इस तरीके से हमें उनके एप्लीकेशंस का कैसे पता चला बेटा? जब हमने उनको स्पेसिफिक करैक्टर के बेस के ऊपर स्टडी किया, उनका एनालिसिस किया, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये सब चीजों के बारे में हमें बताता है। तो ये ऑल थिंग्स आर द एडवांटेज ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए हम हिस्टोरिकल कंडीशन रिस्पॉन्सिबल कर सकते हैं। डिफरेंट साइंटिस्ट टाइम से पहले हुए, उन्होंने अलग अलग तरीके से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्रोवाइड किया बेटा। उस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में वैदिक लिटरेचर से ही लेकर तभी से हमारे पास पुराण हैं बेटा, ठीक है, या आप ये कह सकते हो थियोफरेस्टस है, अरिस्टोटल है, जॉन रे है, कार्लस लाइनस है। ये सभी पर्सन जो है बेटा इन्होंने डिफरेंट टाइप्स के क्लासिफिकेशन प्रोवाइड किए और उन्हीं क्लासिफिकेशन के बेस के ऊपर हम क्लासिफिकेशन की होड़ में आगे चले। तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है बेटा, उस इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन को हम पढ़ेंगे। और वो इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन किसके द्वारा, मतलब सबसे ओल्डेस्ट, अगर अंडरस्टैंडिंग क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं ना, तो सबसे ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है, इट्स गिवन बाय द कार्लोस लाइनोस, ठीक है बेटा, ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आप ये कह सकते हो, हम ये कह सकते हो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेटा। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय, इट इज गिवन बाय कार्लोस कैरो, हम ये कह सकते हैं इसको कैरो प्लस लाइनस, ठीक है बेटा, कैरोलस इन 1758 के अंदर उन्होंने इस क्लासिफिकेशन को दिया बेटा, ठीक है। अब इट इज द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना बेटा। मतलब इससे पहले भी सिस्टम थे क्लासिफिकेशन के, लेकिन उनके पास कोई पैटर्न नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था। ये एक पहला ऐसा क्लासिफिकेशन का सिस्टम था बेटा जिसमें एक सिस्टम पैटर्न बना हुआ था। और अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन है, according to this classification या टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, all the organisms of the earth are divided into two दो किंगडम्स में। और वो किंगडम कौन कौन से हैं बेटा? एक तो है प्लांटाई और दूसरा क्या है? एनिमलिया, ठीक है। एक तो क्या है बेटा? एक तो किंगडम है इसका प्लांटाई और दूसरा क्या है बेटा इसका? एनिमलिया, ठीक है। तो ये जो किंगडम है इसमें इट
इट इंक्लूड्स ऑल प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स इंक्लूड करते हैं, और इट इंक्लूड्स ऑल एनिमल्स। इस तरीके से दो सिस्टम बना दिए बेटा, ठीक है ना, जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स को रखा गया। अब ये प्लांट्स और एनिमल्स की जो कैटेगरी बनाई ना, ये प्लांट्स की और एनिमल्स की जो कैटेगरी बनी बेटा, ये प्रॉपर कैटेगरी नहीं बनी, ठीक है। तो मतलब ये जो सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई। जैसे लाइक दैट, मैं एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल दे सकते हैं हम, जैसे एक फंगस है बेटा, फंगस। अब फंगस को देखिए, ये कैसी नेचर है, हाइड्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसमें। अब आप समझिए, ये ग्रीन नहीं है, हाइड्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसके पास प्रेजेंट है, तो बेटा यहां पर इसको पुट अंडर द किंगडम एनिमेलिया। जबकि इसमें तो बहुत सारे डिफरेंस है बेटा, ठीक है। तो ऐसे में उस क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम बनाया, वो नॉर्मली जो सिस्टम बनाया बेटा क्लासिफिकेशन का, उसमें ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफिकेशन कर दिया, शेप, साइज, लोकोमोशन, ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सरफेस एरिया या सेलुलर स्ट्रक्चर, इन सब क्राइटेरिया को बनाया, और जिसके बेस के ऊपर इस मतलब कार्लस लाइनस ने सारी धरती के जितने भी ऑर्गेनिजम्स है बेटा, उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, प्लांटाई और एनिमल्स में। अब ये जो क्लासिफिकेशन है बेटा, इसके बहुत सारे ड्रॉबैक निकले, ठीक है ना, कुछ कमियां मिली इसके अंदर, और वो कौन कौन सी कमियां हैं, आप ये कह सकते हैं ओवरकमिंग ऑफ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, या शॉर्ट कमिंग, ठीक है। हमारे पास क्या है बेटा, शॉर्ट कमिंग्स ऑफ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ड्रॉबैक्स, आप ये कह सकते हो ड्रॉबैक्स। डिफरेंट एग्जांपल्स हैं बेटा हमारे पास ड्रॉबैक्स में। जैसे हम एग्जांपल की बात करें तो सिंपल सी बात देखिए बेटा, एक हमारे पास क्या है, हम टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये कहता था कि एवरी ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ आर डिवाइडेड इन टू ग्रुप्स, एनिमल और प्लांट्स। तो बेटा बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको कोई स्पेसिफिक प्लेस ही नहीं मिला, ठीक है। सम ऑर्गेनिजम्स हैव नो डेफिनेट प्लेस इन टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और वो जो ऑर्गेनिज्म है बेटा, वो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है, देखिए एक एक करके हम एग्जांपल में समझाते हैं आपको। जैसे यूग्लिना, ठीक है बेटा, क्या है यूग्लिना, ठीक है। इस यूग्लिना ऑर्गेनिजम्स को आप देखिए, इट्स वी हैव, इट कंसिस्ट ऑफ both types of mode of न्यूट्रिशन बेटा। कौन कौन से, ऑटोट्रोपिक भी है इसके पास, एंड हाइड्रोट्रोपिक, ठीक है। हाइड्रोट्रोपिक और ऑटोट्रोपिक दोनों कंडीशन है बेटा। अब हम टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात अगर करते हैं ना, तो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट मेक देयर फूड ओवन या themselves, that are included in the heterotropic of mode of nutrition, but in case of some organisms make their food themselves. Like plants, they are included in the heterotropic mode of nutrition. It means Euglena is a examples which showing the both type of the condition. It means it's showing the mixotropic mode of nutrition. ये क्या शो करता है बेटा, मिक्सोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, मिक्सोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब मिक्सोट्रोपिक में तो ये दोनों कंडीशन है बेटा, ये दोनों कंडीशन प्रेजेंट है।
अब आप इसको बताइए, इसको एनिमल्स किंगडम में पुट करेंगे या इसको हम किसके बेस के ऊपर, या किसको इसमें किस में रखेंगे, या प्लांट किंगडम में आप इसको रखोगे। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बेटा, क्लेमाइडोमोनाज एक एल्गी है, ठीक है, एक एल्गी है क्लेमाइडोमोनाज, क्लेमाइडोमोनाज। अब ये क्लेमाइडोमोनाज जो एल्गी है, इस एल्गी में क्या चीज होती है बेटा, इट इज ए मोटाइल एल्गी। अब लोकोमोशन के बेस के ऊपर, लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बेस के ऊपर एनिमल्स को और प्लांट्स को डिवाइड कर रखे हैं बेटा। लोकोमोशन के बेस के ऊपर एनिमल्स को और प्लांट्स को क्लासिफाई कर रखा है बेटा। अब यहां पर देखिए, अब ये एल्गी मोटाइल है, ठीक है, पर दूसरी तरफ क्या है, ऑटोट्रोपिक है, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बेटा। अब ये जो केस है, ये तो क्या बताता है, इट्स लुक लाइक एज ए प्लांट। ये किस में है बेटा, प्लांट्स में है। लेकिन अगर इस कैरेक्टर की बात अगर हम करें तो इट्स द एनिमल, ठीक है ना, ये क्या है, एनिमल्स की कैटेगरी में इंक्लूड है। तो बेटा आप बताइए, इस क्लासिफिकेशन के बेस के ऊपर, यानी टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बेस के ऊपर आप किस में रखेंगे इसको, एनिमल की कैटेगरी में रखेंगे या प्लांट्स की कैटेगरी में रखेंगे। तो ये भी ड्रॉबैक होगी बेटा। इसके अलावा और क्या है, स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है ना, स्लाइम मोल्ड्स है बेटा हमारे पास, स्लाइम मोल्ड्स। अब हमारे पास क्या है, थर्ड स्लाइम मोल्ड है बेटा, थर्ड इज द स्लाइम मोल्ड्स। अब ये स्लाइम मोल्ड्स देखिए क्या है बेटा, ये स्लाइम मोल्ड्स ऐसे हैं, these are the types of the fungus। ये क्या चीज है बेटा, these are the type of fungus, these are the types of fungus। अब देखिए टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, तो बेटा फंगस को तो उसने पार्ट ही नहीं बनाया। देयर आर द टाइप ऑफ द फंगस विदाउट सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल। अब ये फंगस की कैटेगरी में इसको पुटअप कर दिया बेटा, फंगस की कैटेगरी में इसको पुटअप कर दिया, तो इनके पास सेल वॉल भी नहीं है। अब जब सेल वॉल नहीं है तो प्लांट भी नहीं है। फंगस को हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ केस में हमने रखा, तो एक तरीके से वो किस में आती है बेटा, हमारे पास एनिमल की कैटेगरी में। तो इसको भी एक स्पेसिफिक, यानी सेल वॉल का कैरेक्टर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का कैरेक्टर अगर हमने यहाँ देखा, ऊपर वाले क्लेमाइडोमोनाज के केस में आपने देखा कि मोटाइल एनिमल्स का कैरेक्टर है, जबकि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है तो बेटा प्लांट्स का है। तो इस तरीके से यहां पर भी एम्बिग्विटी क्रिएट हुई, यहां पर भी मीनिंगलेस कंडीशन प्रिपेयर होगी बेटा। इस तरीके से और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, उसमें से मैं कुछ 2-3 और जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं उनके बारे में बताता हूं बेटा। लाइक दैट लाइकन। अब लाइकन की बात करते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लाइकन। हम इसमें डाल सकते हैं लाइकन। अब देखिए लाइकन क्या चीज होती है, आप सबको पता है ना, इट इज द म्यूचुअल एसोसिएशन बिटवीन, इट इज ए म्यूचुअल एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। ठीक है बेटा, इट इज द म्यूचुअल एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। एल्गी और फंगस के बीच में एक म्यूचुअल एसोसिएशन है बेटा। अब आप एल्गी को देखिए, इसके पास तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ऑटोट्रोपिक है, जबकि फंगस के पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है बेटा वो कैसा है, उसके पास तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो हेट्रोट्रोपिक है। आप ये सिंपल सी भाषा में ये लिख सकते हैं कि यहां पर तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो कैसा बेटा, ऑटोट्रोपिक। ठीक है, और यहां पर क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है बेटा वो कैसा है, हेट्रोट्रोपिक। अब आप बताइए, यहां पर तो इसको हम किस में रख सकते हैं, प्लांट्स में रख सकते हैं, और यहां पर हम किस में रख सकते हैं, यहां पर तो हमारे पास ये क्या है बेटा, प्लांट्स में रख सकते हैं हम इसको, और यहां पर हम किस में रख सकते हैं, एनिमल की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो आप बताइए इसको प्लांट किंगडम में रखेंगे या एनिमल किंगडम में। तो इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक होगा बेटा। उसके साथ साथ
हम सिंपल सी भाषा में फंगस की बात कर रहे थे कि हमने फंगस का कैरेक्टर की बात की थी बेटा। फंगस भी एक कैरेक्टर है, फंगस भी एक ग्रुप है। फंजाई के केस में देख लीजिए बेटा, फंजाई तो पहली बात तो मैं आपको एक सिंपल सी भाषा में कहता हूं कि उन्होंने क्लासिफिकेशन में फंगस को एक ग्रुप ही नहीं बनाया। अब जब फंगस ग्रुप नहीं बनाया तो क्या आप इसको किस में पुट अप करेंगे कि इसके पास कुछ एनिमल्स के कैरेक्टर हैं बेटा, कुछ प्लांट्स के कैरेक्टर हैं। एनिमल्स के कैरेक्टर्स हैं और प्लांट्स के कैरेक्टर भी हैं। कैसे है बेटा, देखिए प्लांट्स के कैरेक्टर, इसके पास सेल वॉल है, सेल वॉल कंटेन, समझ गए ना। इसके पास एब्सेंट है, इसके पास एब्सेंट होती है सेल वॉल, ठीक है। तो फंगस में सेल वॉल प्रेजेंट है तो किसका काम होगा बेटा, वो प्लांट्स का केस होगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें क्या है, हेट्रोट्रोपिक है, हेट्रोट्रोपिक। यहां पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है बेटा प्लांट्स में, तो आपको पता क्या होता है। उसके बाद फंगस जो होती है उसके पास रिजर्व फूड मटेरियल्स बेटा, रिजर्व फूड मटेरियल क्या चीज है, ग्लाइकोजन। रिजर्व फूड मटेरियल जो है बेटा वो क्या है, ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन रिजर्व फूड मटेरियल है, इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट है, ठीक है। इस तरीके के ये जो कैरेक्टर हैं बेटा, अब इन कैरेक्टर्स के बेस के ऊपर आप बताइए इसको प्लांट्स में रखेंगे या एनिमल्स में रखेंगे। तो देयर आर द लॉट ऑफ डिफरेंस। बैक्टीरिया का केस लगा लीजिए, वायरस का केस लगा लीजिए बेटा, इतने सारे एग्जाम्पल है, स्पंज है हमारे पास। ये सब किसके एग्जाम्पल है बेटा, एक तरीके से एक एम्बिग्विटी क्रिएट करने के एग्जाम्पल है, जो यही बात इसी बात को क्लासिफाई नहीं कर पा रहे कि वेदर ए ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड इन एनिमल कैटेगरी और इन ए प्लांट कैटेगरी। इट्स मीन्स ग्रुप जो बना दिया हमने क्लासिफिकेशन के, उसमें किस में रखे हम उसको। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इन सभी चीजों को, इन सभी क्लासिफिकेशन की ड्रॉबैक्स को सॉल्व करने के लिए एक नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आया बेटा। और नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो आया उसको हम बोलते हैं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसको हम किसके नाम से बोलते हैं, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम से बोलते हैं बेटा। देखिए हमारे पास क्या है बेटा, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। हमारे पास टॉपिक है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेटा। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पुट बाय द व्हाइट टेकर, रॉबर्ट एच व्हाइट टेकर, ठीक है। गिवन बाय रॉबर्ट एच व्हाइट टेकर इन 1969, ठीक है बेटा। रॉबर्ट एच व्हाइट टेकर ने इसको दिया 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इस क्लासिफिकेशन के बेस के ऊपर क्या चीज है बेटा, देखिए all the organisms of the earth is divided into 5 kingdom, ठीक है, 5 किंगडम्स। और वो 5 किंगडम कौन कौन से बनाए बेटा, वो किंगडम क्या क्या है हमारे पास। देखिए किंगडम्स के नाम आप देख लीजिए, वो किंगडम्स बनाए बेटा, पांच किंगडम बनाए। सबसे पहला किंगडम हमारे पास है मोनेरा। पहला क्या है बेटा, मोनेरा। दूसरा क्या है, प्रोटिस्टा। तीसरा क्या है बेटा, फंजस यानी फंजाई। थर्ड क्या है बेटा,
प्लांटाई, और फोर्थ क्या है, एनिमेलिया, एनिमेलिया। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास से 5 किंगडम बन गए बेटा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटाई और एनिमलाई। अब ये जो 5 किंगडम है इनके लिए कोई बेस तो बनाया होगा बेटा, जिसके बेस के ऊपर कैटेगराइज कर दिया। अब वो जो बेस बनाया, ठीक है, ऑल 5 किंगडम्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टर्स। ठीक है, अब ये क्या, मैं इसके बारे में लिख सकता हूं कि ऑल 5 किंगडम्स आर all 5 kingdoms are based on the following characteristics। 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बनाए बेटा, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए कौन से हैं, मैं लिखता हूं उनके बारे में। सबसे पहला है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। अब स्ट्रक्चर ऑफ द सेल पॉइंट को आप देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। अब स्ट्रक्चर ऑफ द सेल के बेस के ऊपर ग्रुप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, किसमें, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोट सेल एंड यूकैरियोट सेल, आप सब लोगों को पता है बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी सेल होती है, ए सेल विदाउट ट्रू न्यूक्लियस, यानी जिसके अंदर न्यूक्लियस जो होता है उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, और उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। इसकी सेल ऑर्गेनेलीज की बात करें तो सेल ऑर्गेनेली, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली एब्सेंट। राइबोसोम प्रेजेंट होता है 70S टाइप का बेटा। अगर इसके जेनेटिक मेटेरियल की नेचर की बात करें, हिस्टोन एब्सेंट होती है। इसके साथ साथ सिर्फ इसमें फंक्शनल पार्ट ही प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट, ट्रू न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस विद कवर्ड विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर फंक्शनल और नॉन फंक्शनल दोनों तरीके का डीएनए होता है। राइबोसोम की अगर बात करते हैं तो बेटा इसमें 80S टाइप के राइबोसोम हैं, 70S के भी हैं, बट वो ऑर्गेनेली में प्रेजेंट होते हैं। तो ये पहला कैरेक्टर है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। सेकंड कैरेक्टर जो है हमारे पास इसके लिए, वो है यूनिसेलुलर, यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बेटा, दूसरा क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। आप बोल सकते हो ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई बेटा ऑर्गेनिजम्स की, वो 2 तरीके की बनाई। एक तो बनाई हमारे पास यूनिसेलुलर, और दूसरा कौन सा बन गया बेटा, मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास 2 टाइप बन गई। एक बन गई बेटा यूनी सेलुलर, और दूसरी बन गई बेटा मल्टी सेलुलर। यू नो कि इजिली आप इस बात को समझ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, यूनिसेलुलर का मतलब सिंगल सेल, इसका मतलब क्या है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल जैसे अमोइबा। मल्टी सेलुलर का मतलब बेटा जिसमें नंबर ऑफ द सेल्स है बेटा। नंबर ऑफ द सेल्स के बेस के ऊपर ही है ऑर्गेनिजम्स। जैसे हम खुद ह्यूमन बीइंग्स इसमें इंक्लूड हैं, ह्यूमन बीइंग्स इसमें इंक्लूड हो गए। अब इस मतलब पार्टिकुलर कैरेक्टर को अगर हम देखें बेटा, ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, यूनिसेलुलर का मतलब बहुत सारे इस अर्थ के ऊपर ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हमने एक सिंगल कैटेगरी, मतलब यूनिसेलुलर, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं बेटा। और सिंगल सेल का मतलब सिर्फ सिंगल सेल, एक ही सेल होती है। तो ऐसे में बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स, यानी जो क्लासिफिकेशन दिया गया उस क्लासिफिकेशन में जो मोनेरा और प्रोटिस्टा ग्रुप है बेटा, इवन कुछ फंगस भी इस पार्टिकुलर केस में इंक्लूड हैं।
तो वो सभी किस में इंक्लूड है बेटा, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में इंक्लूड है। लेकिन लॉट ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूड इन केस ऑफ द मल्टी सेलुलर ग्रुप। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं बेटा जिसको हमने किस में पुट कर रखे हैं, मल्टी सेलुलर ग्रुप में इंक्लूड कर रखा है। और यहां तो बहुत सारे यानी जो नेक्ड आई से विजुअलाइज ऑर्गेनिज्म है मोस्टली उन सभी को हम किस में इंक्लूड कर रहे हैं, मल्टी सेलुलरिटी के बेस के ऊपर हम उसको काउंट करते हैं। उसके बाद थर्ड ग्रुप जो बन गया बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। थर्ड कैटेगरी, थर्ड ग्रुप जो बना दिया यहां पर क्लासिफिकेशन का, वो क्या बन गया बेटा, थर्ड ग्रुप बन गया बेटा हमारे पास, थर्ड ग्रुप को हम बोल सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस पे बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हालांकि टू किंगडम सिस्टम में भी इस क्लासिफिकेशन को लिया गया था बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस के ऊपर ऑर्गेनिजम्स आर पुट इन 3 कैटेगरीज, ठीक है, 3 कैटेगरी बना दी बेटा। नंबर 1 ऑटोट्रोपिक, नंबर 2 हाइड्रोट्रोपिक, नंबर 3 मिक्सोट्रोपिक, ठीक है बेटा, ऑटोट्रोपिक, हाइड्रोट्रोपिक, मिक्सोट्रोपिक। अब ऑटोट्रोपिक का मतलब क्या होता है बेटा, ऑटोट्रोपिक का मतलब होता है ऐसा ग्रुप ऑर्गेनिजम्स का जिसके बेस के ऊपर ऑर्गेनिजम सिर्फ फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बना सकते हैं। मतलब एक ऐसा ग्रुप जिसकी बात कर रहे हैं, एक ग्रुप इन विच ऑर्गेनिज्म makes their food themselves, जो खुद अपना खाना बना लेते हैं उसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे इसके लिए एग्जांपल है प्लांट्स। प्लांट्स का जो ग्रुप है बेटा वो फोटोसिंथेसिस शो करता है, फोटोसिंथेसिस शो करता है, उसके बेस के ऊपर अपना खाना बना लेता है। दूसरा ग्रुप हमारे पास क्या है, हेट्रोट्रोपिक। बेटा हेट्रोट्रोपिक का मतलब आप समझते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ठीक है ना। ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म which cannot makes their food themselves, नहीं बना सकता बेटा, ऐसा जो अपना खाना खुद नहीं बना सकता उसको बोलते हैं। अब ऐसे केस में हमारे पास क्या चीज है बेटा, ऐसे केस में हमारे पास एग्जांपल जैसे हम खुद ह्यूमन बींग्स जो है बेटा वो इसमें इंक्लूड कर दिए हमने। और तो ह्यूमन बींग्स के केस में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इसके अलावा बेटा एक और हमारे पास बच गया मिक्सोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अभी मिक्सोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है बेटा, इस मिक्सोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है बोथ कंडीशंस, ग्रुप विच showing both modes of न्यूट्रिशन, ठीक है बेटा, दोनों कंडीशन शो करता है जिसमें ऑटोट्रोपिक भी और हाइड्रोट्रोपिक भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। अब ऐसी सिचुएशंस में कुछ ही ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, एग्जांपल बेटा हमारे पास है यूग्लिना वेरिडिस। यूग्लिना वेरिडिस जो ऑर्गेनिज्म है बेटा उसको हमने इस कैटेगरी में पुट किया है, जो दोनों तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो कर सकती है। इसके बाद हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन नंबर 4 जो है बेटा, उसमें क्या चीज है हमारे पास, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फोर्थ जो ग्रुप बनाया बेटा उसको फाइलोजेनेटिक ग्रुप के फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन जो है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस के ऊपर, ठीक है, किसके बेस के ऊपर है बेटा, फोर्थ है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। हम ये कह सकते हैं फोर्थ नंबर इज द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप
रिलेशनशिप पे है बेटा, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पे। अब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बेस के ऊपर कैसे है, मतलब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बेस पे है बेटा, मतलब एक क्लासिफिकेशन है, based on the evolutionary and genetic relationship, organisms का compare between fossils of the organisms, जो ऑर्गेनिजम्स है बेटा उनके फोसिल्स जो होते हैं ना उनका कंपैरिजन करके इस रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट किया गया है। अब ये जो रिलेशनशिप है, अब इसको हम यहाँ एग्जांपल ना देके, मतलब जैसे एक तरीके से हम बोल भी दें डायनासोर्स आर इंक्लूड इन रेप्टाइल्स, कैसे बेटा उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो उनके बॉडी का शेप साइज स्ट्रक्चर है, उस शेप साइज स्ट्रक्चर को देखते हुए हमने उसको किस में रखा, एक ग्रुप बना दिया, दैट इज कॉल्ड द रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स ग्रुप में उसको इंक्लूड कर दिया है। इसके साथ साथ बेटा अब जो ये 5 सिस्टम किंगडम क्लासिफिकेशन है, इस 5 सिस्टम किंगडम क्लासिफिकेशन में जो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड हैं, वो ऑर्गेनिज्म जैसे मोनेरा हमने एक किंगडम बनाया बेटा, उस मोनेरा किंगडम के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड्स हैं वो कौन कौन से हैं, आर्कियोबैक्टीरिया, एंशिएंट बैक्टीरिया जिनको बोलते हैं, यू बैक्टीरिया जिनको ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, एंड आल्सो साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में कौन सी चीज है, ब्लू ग्रीन एल्गीज इंक्लूड है उसमें। प्रोटिस्टा जो किंगडम है बेटा, इट्स इंक्लूड द प्रोटिस्टन एल्गीज। यूग्लिना आल्सो इन देयर, डायनोफ्लैजिलेट्स, फ्लैजिलेट्स, डायटम्स, वाटर मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स, ऑल थिंग्स आर इंक्लूड इन केस ऑफ द प्रोटिस्टा। नाउ उसके बाद फंगस ग्रुप यानी किंगडम फंगस, विच इंक्लूड द ईस्ट, मोल्ड, मशरूम, टोडस्टॉल्स, पफ बॉल्स, ब्रैकेट फंगस, रस्ट, मिल्ड्यू एटसेट्रा। ये सब किस में इंक्लूड है बेटा, दीज ऑल आर इंक्लूड इन केस ऑफ द फंगस। ना उसके बाद हमारे पास जो बेटा प्लांटाई किंगडम है, उस प्लांटाई किंगडम्स के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड हैं, लाइक दैट फंगस, लिवरवॉर्ट, मोस, फर्न, कॉर्निफर्स, फ्लावरिंग प्लांट, जिम्नोस्पर्म्स वगैरह जिसको हम बोल सकते हैं। और फिर फ्लावरिंग प्लांट्स जो है बेटा उसको कैटेगराइज कर रखे हैं मोनोकोट और डाइकोट्स में। तो इस तरीके से हमारे पास कैटेगरी बन गई है, क्लासिफिकेशन का सिस्टम बन गया है। इसके साथ साथ जो एनिमल्स है, उस एनिमल्स किंगडम के अंदर भी बहुत सारे एनिमल्स इंक्लूड है बेटा। आपने देखा कोडेट्स, हेमिकोडेट्स, नॉन कोडेट्स, उनको हमने कैटेगराइज कर लिया। तो उसमें स्पंज, कैनिड्रिया है बेटा, वॉर्म्स है, आर्थ्रोपोड, मोलस्का, काइनोडर्माटा, लोअर कोडाटा जो प्रेजेंट है, फिशेज हैं, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ये सब बेटा किसके बेस के ऊपर इंक्लूड है, ये सभी हमारे पास किंगडम बेस्ड है। अब ये जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है बेटा, इस 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बेस के ऊपर कुछ जस्टिफिएबल है। हालांकि इस किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में भी कुछ ड्रॉबैक्स है बेटा। अब 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो उसकी भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। लाइक देखिए बेटा, अगर मैं बात करता हूं किसकी, वायरस की, वायरसेस की बात देखिए, वायरसेस जो होते हैं बेटा उनके पास कोई स्पेसिफिसिटी अभी भी नहीं मिली है कि वायरसेस को हम किस कैटेगरी में पुट अप करें, एनिमल्स में, प्लांट में, मोनेरा में, फंगस में, किस में रखे बेटा। तो आज भी वायरस को कोई स्टेबल जगह नहीं मिली है बेटा। तो इस तरीके से हमारे पास आज के इस चैप्टर के अंदर बेटा हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो चैप्टर था, पहले डेफिनेशन बताई, फिर उस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की क्या एडवांटेज है, किस तरीके से उसका ऑब्जेक्टिव क्या है क्लासिफिकेशन का, वो सब आपको बताया। अब जब हमने इस क्लासिफिकेशन की बात की तो फिर हमारे पास क्लासिफिकेशन के सिस्टम हमने बताए। उन क्लासिफिकेशन के सिस्टम में हमारे पास ही 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया बेटा। 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया और 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कार्लोस लाइनस ने 1758 के अंदर दिया। वो जो सिस्टम था क्लासिफिकेशन का, उसमें ग्रुप्स को, ऑर्गेनिजम्स को उसने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, प्लांटाई और एनिमलाई।
अब उस क्लासिफिकेशन में ड्रॉबैक निकली बेटा कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिनके कैरेक्टर किसी और टाइप के थे लेकिन ग्रुप कोई और था। तो ऐसे में उसकी ड्रॉबैक्स को किसने ठीक किया बेटा? 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो आया, 5 सिस्टम किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन 1969 के अंदर रॉबर्ट एच व्हाइटेकर ने प्रोवाइड किया बेटा। इसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटाई और एनिमलाई। वो 5 किंगडम किसके बेस के ऊपर बनाए बेटा? 4 मेन कैरेक्टर बनाए गए, जिसमें हमारे पास क्या था? नंबर 1 पहला केस था हमारे पास टाइप ऑफ द सेल, पहला टाइप ऑफ द सेल्स जिसमें प्रोकैरियोट, यूकैरियोट्स इंक्लूड होगी। सेकंड क्या था? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेस के ऊपर बेटा यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गए। उसके बाद थर्ड केस क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस के ऊपर बेटा। अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात हम करते हैं तो ऑर्गेनिजम्स का जो ग्रुप है बेटा, उस ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को हमने पार्ट्स में डिवाइड किया 3 टाइप्स में, ऑटोट्रोपिक, हेटेरोट्रोपिक और मिक्सोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देन हमारे पास फोर्थ कैरेक्टर है बेटा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यानी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशन जो ऑर्गेनिजम्स का हुआ है, उस इवोल्यूशन में फॉसिल्स की स्टडी हम करते हैं। फॉसिल्स की स्टडी करके आज के ऑर्गेनिजम्स के साथ उनका कंपैरिजन करते हैं, साथ में उनकी जो सेल्स की बनावट है, जीनोम है, डीएनए जो है बेटा, उसका कंपैरिजन करते हैं आज प्रेजेंट में जो ऑर्गेनिज्म है उसका पास्ट के ऑर्गेनिज्म के साथ है। तो सेकंड चैप्टर जो हमारे पास है बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसका ये फर्स्ट लेक्चर है। इसके बाद हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे बेटा। बेटा इंपॉर्टेंट थिंग, मैं देख रहा हूं कि 11th क्लास के जो बच्चे हैं वो वीडियो नहीं देख रहे हैं। बेटा आप अपनी प्रॉपर वीडियोस को देखें और राइटिंग का काम भी साथ साथ रखें। अपने घरों में रह के कोरोना से बचकर, साथ में वायरल जो फीवर अभी एट प्रेजेंट फैला हुआ है बेटा, उससे भी बच कर रहे। थैंक यू बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।